हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 2 जुलाई के करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स में क्या क्या है, उससे जुड़े सवाल क्या हैं वो डिस्कस करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो जीवीओ का डाटा है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू फूड्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, वो हमें क्या बता रहा है। सो इस सर्वे के बेसिस पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीवीओ एक्चुअली में होता क्या है। तो जो हमारा जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट होता है वो एक तरह से एक कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर या ओवरऑल जब हम कंबाइन करके चीज़ों को देखते हैं ना, तो उनकी प्रोड्यूस को बताता है, ठीक है। प्लस कोई भी ऐसा गुड, फॉर एग्जांपल अगर आप एलाइड सेक्टर में यहाँ पे बात कर रहे हैं, वुड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वुड जो है वो लंबरिंग के बाद एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट है लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए, है ना। बट वही वुड जो है एक तरह से इंटरमीडिएट गुड है फॉर द फर्नीचर इंडस्ट्री, जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड है ना, जब उसकी प्रोडक्शन भी होती है, उसको किसी और इंडस्ट्री में इनपुट की तरह इंक्लूड किया जाता है, तो वो उस इनपुट कॉस्ट को भी यहाँ पर जीवीओ कवर करता है, ठीक है। सो प्रोड्यूस जो है एक तरह से हमारा जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस की बात करते हैं, जीडीपी हो गया। प्रोड्यूस के साथ साथ ये इंटरमीडिएट यहाँ पर गुड्स की तरह कोई इनपुट लगाया गया उसको इंक्लूड करता है, ठीक है। सो बेसिकली इस न्यूज के अंदर यही कहा गया कि एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सीरियल्स की कंजम्पशन है, अब सीरियल्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास, राइस आ गया, मेज आ गया, व्हीट आ गया, इन सब की कंजम्पशन जो है वो कम हो गई है। वैराज अगर हम उसको कंपेयर करें विद फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की जो कंजम्पशन है वो रिलेटिवली यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो देयर आर सर्टेन जो प्रोडक्ट्स उनकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, जैसे कि मशरूम, ड्राई जिंजर, कैप्सिकम, पोमोग्रेनेट, पंपकिन, पार्मल, ठीक है, या फिर स्ट्रॉबेरी, इन सब की कंजम्पशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि इससे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर का जो पैटर्न है कंजम्पशन का वो चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपको एक एंजल्स लॉ के बारे में यहाँ पे बताया गया। एंजल्स लॉ का बेसिक मीनिंग यही होता है कि जैसे जैसे हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज होती रहती है ना, उनकी कंजम्पशन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती रहती है, ठीक। सो ये चीज आपको यहाँ पर न्यूज में बताई गई है, तो इसको टेबल को ध्यान से देख लेना। इसके अलावा और आपको देखने की यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है। सवाल यही है कि जीवीओ इज अ ब्रॉडर मेजर देन जीडीपी, जीवीओ इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कि मैंने आपको बोला था जीडीपी के साथ यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड करता है, ठीक है। सिर्फ जीडीपी में उसको इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो डबलिंग हो जाती है कॉस्ट की, है ना। सो जीवीओ जो है टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आपको बताता है, जिसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट भी इंक्लूड की जाती है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आफ्टर द वीडियो गेट्स पब्लिश पिन्ड कॉमेंट्स में मिल जाएगा। देन तमाल, लास्ट फॉरेन मेड वॉरशिप कमीशन्ड, उदयगिरी डिलीवर्ड। तो तमाल जो है वो रशिया से के द्वारा इंडिया ने ऑर्डर करके बनवाई थी, एंड जो हमारे ये उदयगिरी है वो भी एक तरह से आप कह सकते हो स्टेल्थ शिप है, एंड तमाल भी हमारी जो है एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। पहले आपको फ्रिगेट का मतलब पता होना चाहिए। फ्रिगेट क्या होती है, एक स्मॉल शिप। स्मॉल शिप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए आईएनएस विक्रांत का। विक्रांत जो है एक बहुत बड़ी शिप है, तो आप देखेंगे कि उसका एक कॉन्वॉय जो है वो चलता है साथ साथ, है ना। कॉन्वॉय के केस में भी हम देखते हैं कि 15 से 20 शिप्स जो हैं, जो छोटी शिप्स होती हैं, प्लस हम देखेंगे कि सबमरीन्स इसके साथ साथ चलती हैं आईएनएस विक्रांत के। क्यों? ताकि ये इजीली डिटेक्ट ना हो सके एंड कैप्चर ना हो पाए, है ना। तो अब इन फ्रिगेट्स यानी कि तमाल यानी कि उदयगिरी होता है, जैसे ये दोनों तरह के शिप्स है, जो छोटी शिप्स है, इनका मेजर काम क्या रहता है 4 तरीके से ये हमें हेल्प करती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में भी, सरफेस डिफेंस सिस्टम में भी, अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम में भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली भी, ठीक है। अंडर कैसे कि टॉर्पिडोज को लॉन्च कर सकती है, इन द एयर कैसे मिसाइल को भी लॉन्च कर सकती है। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो सरफेस लेवल पे ये इजीली डिटेक्ट कर सकती है व्हीकल्स को, और उसके अकॉर्डिंगली कॉम्बैट भी कर सकती है। देन हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, तो ये अब स्टेल्थ व्हीकल्स का, स्टेल्थ वेसल्स का यही काम रहता है कि मेजरली जो आने वाली आगे शिप है, ताकि हमारी बड़ी शिप को कोई नुकसान ना हो पाए, उसको अनडिटेक्टेबल बना देती है कि वो रडार पे किसी तरीके से आए ही ना, है ना। तो एनिमी के लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि उनको आभास भी नहीं होगा। सो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं उदयगिरी और जो तमाल है वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड तमाल जो है अभी रशिया ने भेजनी है, इंडिया को पहुंचानी है अभी, एंड जो उदयगिरी है वो ऑलरेडी इंडिया को डिलीवर हो चुकी है। एंड ये दोनों की दोनों जो शिप्स की जब हम बात कर रहे हैं, फ्रिगेट शिप्स जो है ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। प्रोजेक्ट 17A क्या है, एक्चुअली में ये नीलगिरी क्लास की स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स तो मैंने आपको बता दी क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स क्यों है, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ को ऐड कर रही है, एक बड़ी हमारे पास जो शिप आती है उसकी। एंड ये नीलगिरी जो है क्लास है। क्लास क्या है कि नीलगिरी क्लासेस के जो व्हीकल्स या वेसल्स बनेंगे अंडर नीलगिरी क्लासिफिकेशन, उनके केस में वो क्या करेंगे, इसकी पावर को ऐड करेंगे, ये स्टेल्थ व्हीकल्स होंगे,
ठीक है, जो कि अब क्या है, एबिलिटी टू कॉम्बैट, ठीक है, कॉम्बैट के अंदर सस्टेन करने की एबिलिटी इन व्हीकल्स की होगी, तो वो नीलगिरी क्लासिफिकेशन है। अब कुछ तो फ्रेट के लिए होंगे, उनकी अलग क्लासिफिकेशन होगी, कुछ अब आप कह सकते हो नीलगिरी के केस में स्टेल्थ व्हीकल्स है, कुछ लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू के लिए होंगे, उनके लिए अलग क्लासेस है ना। तो प्रोजेक्ट 17A के अंडर ये फॉल करता है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि प्रोजेक्ट 17A कंसिस्ट ऑफ नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, करेक्ट है ये। उदयगिरी इज द सेकंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट। सो ये भी हमारी स्टेटमेंट एक्चुअली में करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। ठीक है, सो अगेन डिटेल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। देन एंशिएंट हिमालयन विलेज नेपाल रिलोकेट्स, क्लाइमेट शिफ्ट्स, रीशेप डेली लाइफ। तो बेसिकली इसके अंदर ना यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है कि पहले कि हिमालयस का एक्सटेंट कहाँ तक है, हिमालयस जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है अब एक्सटेंट क्या है उनका। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदू कुश वाला रीजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, एग्जिस्ट करता है, वहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, कौन से रिवर सिस्टम ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, वो चीज़ों के आप यहाँ पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर आपको बताया गया कि एक फैक्ट बताया गया कि एंटार्क्टिका और आर्कटिक में मिला के जितनी आइस है ना, उतनी आइस यहाँ पर हिमालयस में उससे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। बट अब लॉस जो है वो हिमालयन रीजन को वो ज़्यादा हुआ है। वाई इज दैट? अब उसके पीछे हम जोग्राफिकली अगर अपने ग्लोब की पोजिशनिंग को देखते हैं जब, तो हमारे पास आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ग्लोब की पोजीशनिंग के बेसिस में हम देखें तो वो टॉरिड जोन्स के अंदर आते हैं जो हमारे पास आर्कटिक एंड अंटार्कटिका है। तो स्लांटिंग रेज ऑफ द सन वहां पर हैं, सन रेज इतनी ज्यादा नहीं पहुंचती। बट जब हम हिमालयस की बात कर रहे हैं तो वो टेम्परेट रीजन के बीच में आते हैं, तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो सन की रेज ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है, उसके बाद हमारे पास ऑल्टीट्यूड का इंपैक्ट भी है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है हमारे हिमालयस की, है ना। तो अब मैक्सिमम जो हमारी पीक से सबसे बड़ी बड़ी वो हिमालयस के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट इनकी जो मेल्टिंग रेट है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो भी ज्यादा है। सो इसी वजह से नेपाल की जो एक एंशिएंट रिवर है, रिवर नहीं लोग है, विलेज है, उन्होंने क्या किया, अब उनको रिलोकेट करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा फ्रॉम द अपर एरियाज। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी की यहाँ पर कमी थी एंड जो स्नोफॉल है वो कम हो गई। स्नोफॉल को अब रिप्लेस कर लिया फ्लडिंग ने एंड बहुत ज्यादा रेनफॉल होनी शुरू हो गई एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलती है। दिस इज व्हाट दिस न्यूज सेड। तो अब आपको फॉलोइंग रिवर्स को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, सतलुज, दिहांग, काली, तीस्ता। ठीक है, सो ये चारों के चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सबसे पहले सतलुज आएगी, कली आएगी, फिर तीस्ता आएगी एंड दिहांग आएगी। एंड द रीजन बिहाइंड आस्किंग दिस वाज कि हम 4 पार्ट्स में वर्टिकली हिमालयस को डिवाइड करते हैं इंडिया के अंदर ही। ठीक है, कि अब वो होता है बेसिकली बेस्ड ऑन रिवर्स। तो इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब के हिमालयाज आते हैं, देन सतलुज से कली के बीच में कुमाऊं हिमालयाज हैं, देन कली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयाज हैं एंड तीस्ता से दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि साइमल्टेनियसली साथ में फॉलो कर रही है, ठीक है, वो अब वहां पर असम के हिमालयाज हमारे पास आते हैं। तो अब आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इंडिया में, अब मैंने वर्टिकल डिवीजन आपको बता दी, हॉरिजॉन्टल डिविजन में कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, आपको नेम बनाने हैं यहाँ पे कि कौन से हैं। ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं ना शिवालिक है जो कि लोअर हिमालयाज है, उसके बाद कौन से यहाँ पर हमारे पास हिमालयाज आते हैं। ठीक, सो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। कंबोडिया एंड थाईलैंड का ना बेसिकली अब मुद्दा चल रहा है फ्रेंच कॉलोनाइजेशन की वजह से, क्योंकि 1907 में आई गेस एक मैप बनाया गया था जब ये दोनों कंट्रीज ही, अब आप कह सकते हो कि फ्रेंच कॉलोनीज थी। सो इन दैट केस अब दोनों को जब आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंट कंट्रीज जब दोनों की दोनों बनी, तो उस टाइम पे कंबोडिया जो है अब ये बोल रहा है कि हमारे पास ये जो 1907 का मैप है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास बॉर्डर लाइन है थाईलैंड और कंबोडिया की, उसके अंदर ये प्रिया विहार करके एक रीजन आता है, वो रीजन जो है वो डिस्प्यूटेड है। थाईलैंड उसको क्लेम करता है, कंबोडिया उसको क्लेम करता है। कंबोडिया रिपीटेडली इसी मुद्दे को लेकर आईसीजे के पास भी गया है एंड हर बार ऐसा हुआ है कि आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया के फेवर में ही डिसीजन लिया है। बट थाईलैंड सेज कि हम आईसीजे के जुरिस्डिक्शन को यहाँ पे मान के उनका डिसीजन नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हमारे बेसिस में कोई, या उनका हमारे काम में अड़ंगा डालने का कोई मतलब नहीं बनता, हम उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानते। अगर जुरिस्डिक्शन जो है एक्सरसाइज करनी ही है या ये जो रीजन है इसके ऊपर डिस्प्यूट को खत्म करना ही है, तो आपस में दोनों कंट्रीज बैठ के यहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं इसके ऊपर, जिसके लिए कंबोडिया यहाँ पर रेडी नहीं है। सो उसी को लेकर यहाँ पे बहुत सारी आप कह सकते हो कि सिचुएशंस बाहर निकली हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है कंबोडिया के, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। रिलेटेड टू दैट वो हमें देखने की इतनी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए डिस्प्यूट क्या है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आप दोनों के मैप्स को देखेंगे, वाटर बॉडीज को देखेंगे, क्या क्या चीजें वहाँ पे, उनकी कैपिटल्स क्या है, हो सकता है कैपिटल को रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सके। इसके अलावा कुछ और देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर मलेशिया? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, बर्मा।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वियतनाम। वियतनाम यहाँ रह गया हमारे पास, यहाँ पे लाओस है, ये थाईलैंड है, म्यांमार है, दैट इज यहाँ पे मलेशिया, और ये कंबोडिया है। ठीक है, तो हमारे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है कि टाइगर्स लॉन्ग वॉक ईस्ट लुकिंग फॉर इट्स ओन पैच विद प्रे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस न्यूज को, इस आर्टिकल को, चाहे आप स्क्रीनशॉट रखो, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करो, आपको ये सारा का सारा खुद से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीजें हैं। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पहले लेक्चर में बता दिया है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसको आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि कौन सी स्टेट के अंदर फॉलो करते हैं। तो ये न्यूज जो है ना, इतना भरमार आपको देगा ना इतने सारे टाइगर रिजर्व्स के बारे में, एंड कौन से कॉरिडोर्स, ये मैप के थ्रू आपको पता लग जाएगा कौन से कॉरिडोर्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं टाइगर्स के द्वारा। वो वेस्ट से ईस्टर्न वाली साइड जो है मूव करना शुरू कर रहे हैं। अब वेस्ट से ईस्ट वाली साइड पे हमने जनरली एक क्वेश्चन जो है वो देखा होगा कि वेस्टर्न साइड पे टाइगर रिजर्व ज्यादा क्यों है एंड ईस्टर्न साइड पे कम क्यों है। उसका रीजन भी हमने ये जाना था कि प्रे जो है उनकी वहां पे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, तो फूड जो है एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है उनके लिए। बट अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके थ्रू वेरियस टाइगर रिजर्व एंड वेरियस पैसेजेस, जो मेल टाइगर्स है स्पेसिफिकली, वो वेस्ट से ईस्टर्न साइड को यहाँ पे माइग्रेट होना शुरू हो गए हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो मेल टाइगर्स है उनकी एक इनहेरेंट यहाँ पर जो ट्रेट है वो होती है कि उनको अपने लिए खुद से एक टेरिटरी बनानी है। क्योंकि अब जंगल के राजा हम शेर या टाइगर को बोलते हैं ना, बंगाल टाइगर इन दिस केस ऑल्सो। तो जो भी हमारे पास टाइगर्स हैं उनकी एक ट्रेट होती है कि उनको अपनी टेरिटरी ढूंढनी होती है। सो अब वो ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे माइग्रेट तो कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन इशू, बट जो फीमेल टाइगर्स हैं वो ईस्टर्न साइड पे इतना ज्यादा माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल टाइगर्स की के केस में जो ट्रेट होती है कि फीमेल्स आपस में जब एक आप कह सकते हो ग्रुप में रह रही है तो एक दूसरे को यू कैन से एडजस्ट कर लेती है एक दूसरे के साथ। बट मेल एंड मेल का यहाँ पर जो है ज्यादा दिक्कत हो जाती है क्रिएट करने में, तो उनको अपनी टेरिटरी के लिए जो यंग मेल होते हैं टाइगर्स उनको जाना ही पड़ता है छोड़कर अपना वाला रीजन। सो उसी को एक्सप्लोर करते करते वो ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे दिखने शुरू हो गए हैं ज्यादातर। ठीक, बाकी अब कौन से वो एरियाज को यहाँ पे यूज करते हैं वो आपको उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइगर रिजर्व्स का मेजर आपको रीजन यहाँ पे दिया गया है, एंड कौन से कॉरिडोर्स हैं वो एक बार पिक्चर में आप देख लेना, एंड यहाँ पर न्यूज में आप इसको इन डिटेल पढ़ लेना। रट्टा मारने वाली चीज है, आई कैन नॉट हेल्प यू विद इट, है ना, तो आपको यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा। सो इससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं। तो कैस्पियन जावन एंड बाली tigers are already extinct. Second, tiger is listed as endangered on IUCN Red List of threatened species. So which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों स्पीशीज के बारे में, जो टाइगर के बारे में आपको चीजें बताई गई हैं वो करेक्ट है। ठीक है, कि कैस्पियन जावन एंड बाली टाइगर्स आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड की जब हम बात कर रहे हैं IUCN स्टेटस इसको दिया गया है, एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर है, तो इनकी इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड के अंदर प्रोहिबिशन भी है टाइगर्स के केस में। ठीक, सो अब कैबिनेट अप्रूव्स एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फॉर्मल जॉब क्रिएशन। तो फॉर्मल जॉब क्रिएशन के चक्कर में ना, अब हमने पहले PLI स्कीम देखी थी, अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है। तो ये भी हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो एम्प्लॉय के साथ डील करेगा एंड पार्ट बी जो है वो एम्प्लॉयर के साथ डील करेगा। एंड इन दोनों के सिचुएशन में हम देखें ज्यादातर यहाँ पे बेनिफिट किसको मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है वो देख लेते हैं कि पार्ट ए जो है ना हमारे पास एम्प्लॉय का, उसको क्या यहाँ पर इंसेंटिव लिंक करके मिल रहा है कि जो भी EPFO के डेटा के अंदर अब रजिस्टर करा रहे हैं कि वो जॉब लेना चाह रहे हैं, इन दैट केस अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरह की जॉब को अंडर दिस स्कीम एनरोल कर लेता है और पहले 6 महीने अपनी जॉब के कंप्लीट कर लेता है, तो एडिशनल आप कह सकते हो टोटल 15,000 का फंड है, तो 15,000 में जो 50% इसमें अमाउंट होगी वो उसको विद इन 6 मंथ्स डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू दे दी जाएगी। एंड अगर वो उसी ही कंपनी में 1 साल को कंप्लीट कर लेता है, 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है, तो बाकी बचे हुए जो हाफ अमाउंट है वो उसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से दे दी जाएगी। ये इंसेंटिव लिंक्ड है। ठीक है, दूसरी चीज पार्ट बी है जो एम्प्लॉयर के साथ यहां पर लिंक कर रहा है। एम्प्लॉयर के केस में यही है कि कोई भी व्यक्ति जिसको वो एज एन एम्प्लॉय अगर हायर करता है, ठीक है, एंड वो एम्प्लॉय अगर 6 महीने टिक जाता है एंड उसकी सैलरी इनकम का ब्रैकेट जो है वो 10,000 तक आता है, तो 1,000 का जो 1,000 रुपीज एज एन इंसेंटिव एम्प्लॉयर को जाएगा। ठीक है, अगर 10,000 से लेके 20,000 वाले ब्रैकेट तक आ रहा है तो वो 2,000 तक एम्प्लॉयर को बेनिफिट जाएगा 6 महीने के बाद। एंड रिपीटेडली अगर हम देखें तो 20,000 से 1 लाख के बीच में अगर उसका सैलरी ब्रैकेट है या उससे ऊपर होता है तो 3,000 तक का मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है, वो एम्प्लॉयर को जाएगा अगर वो व्यक्ति एज एन एम्प्लॉय आपके पास मैक्सिमम 1 साल तक टिक जाता है।
ठीक, तो यहाँ पे अब सेविंग्स को के लिए भी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है इन एम्प्लॉइज को। सो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि उनको सेविंग के लिए 75% ऑफ द सैलरी ही क्रेडिट होगी उनकी, तो 25% जो है एक तरह से आप लगा सकते हैं कि उनकी सेविंग्स के अंदर ही जाएगी, प्रोविडेंट फंड के अंदर ही जाएगी। ठीक है, सो ये एक तरीके का हमारे पास आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या फर्क है, नॉर्मल इंडस्ट्री में क्या फर्क है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना ये जो स्कीम है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगी, नहीं सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो स्कीम है वो 5 ईयर्स तक वैलिड रहेगी, वेराज जो बाकी हमारे नॉर्मल सेक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो कि अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करते हैं, उनको ये 3 साल तक के लिए बेनिफिट मिलता रहेगा जैसे जैसे नए नए एम्प्लॉयज यहाँ पर भर्ती होते जा रहे हैं। ठीक, तो अब ये पैकेज जो अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर के पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए के अंडर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 2025 से लेके 2027 तक का इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, इस स्कीम के अंदर आपको यही चीज बताई गई है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सवाल देख लेते हैं कि ELI स्कीम एम्स टू जनरेट इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ पीपल। ELI स्कीम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स wherein the employer is entitled to a maximum benefit of ₹3,000 per person employed. The duration of ELI scheme is 3 years. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पे कि 3 साल का नहीं 2 साल का है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, करेक्ट हो चुकी है। 2 करोड़ नहीं, अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ लोगों को केटर करने के लिए स्कीम बनाई गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारी ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अब इंडो फ्रेंच आर्मी एक्सरसाइज शक्ति 2025 कंक्लूड्स। सो अब क्या है, फ्रेंच नेवी के साथ इंडियन जो आर्मी है या फ्रेंच नेवी जो है, स्पेस फोर्सेज जो है, फ्रेंच एयर स्पेस फोर्सेज, देन फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच फॉरेन लीजन, ठीक है, वो सारे के सारे मिलकर एंड इंडिया के अगर हम देखें बटालियंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स बिसाइड्स पर्सनल फ्रॉम अदर सर्विसेज, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज फॉर इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए, जिसका नाम शक्ति 2025 है, वो कंडक्ट कराया गया एंड फ्रांस में ये जाकर कंक्लूड हुई। ठीक है, सो अब इससे जुड़ा सवाल यही है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड कंट्रीज: डेजर्ट साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट, साइक्लोन इंडिया एंड UAE, डार्क नाइट इंडिया UAE एंड फ्रांस। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ डार्क नाइट जो है वो इंडिया UAE एंड फ्रांस के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। डेजर्ट साइक्लोन और साइक्लोन को आपस में अदला बदली कर दिया गया था। इंडिया एंड UAE जो है वो डेजर्ट साइक्लोन है, इंडिया एंड इजिप्ट जो है वो साइक्लोन है। ठीक है, सो ये आपको इन डिटेल आंसर दे दिया गया है। देन ट्रंप एंड्स US सैंक्शंस ऑन सीरिया एज इजराइल आइज रिलेशन। तो अब ईरान के साथ रिलेशन खराब हो चुके हैं तो सीरिया की तरफ यहाँ पर मोड़ा जा रहा है। जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें सिचुएशन, तो सीरिया ना ऑलरेडी सैंक्शनड है, सैंक्शंस लगाई गई हैं सीरिया के ऊपर भी USA के द्वारा, जो कि अब रिलीज कर दी गई हैं या रिलिंक्विश कर दी गई हैं। एंड द रीजन बिहाइंड इम्पोजिंग देम इन द फर्स्ट प्लेस वाज कि जो सीरिया के अंदर यहाँ पर अब हुकूमत थी उस टाइम पे, वो अब माना जा रहा था कि सीरिया को एज अ टेररिज्म का हब माना जा रहा था, या उनको बोला जा रहा था कि आप टेररिज्म की फंडिंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, टेररिज्म का अब गढ़ है सीरिया, तो इसी वजह से USA ने उनको सैंक्शन किया था। बट अब सैंक्शन जो है हटाई जा रही हैं, बट रीजन यही है कि इजराइल और जो सीरिया है उनके रिलेशंस बेटर किए जा सके। एंड अब्राहम अकॉर्ड्स, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमने शायद 23 जून को ये जो लेक्चर डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको अब्राहम डिस्कॉर्ड के बारे में बताया था, सॉरी अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बताया था कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके परव्यू में अब सीरिया को भी लेके आया जा सके, क्योंकि अब जो हुकूमत है सीरिया के अंदर वो चेंज हो गई है एंड वो अब प्रो वेस्टर्न नेशन आप लगा सकते हो है। सो एक तरीके से अब इराक से बाहर निकलने के बाद अब सीरिया वाली पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो अब इससे जुड़ा यही सवाल हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर सीरिया। सीरिया इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज में आ गया, जॉर्डन, लेबनान, इराक एंड अजरबैजान। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अजरबैजान। अजरबैजान यहाँ रह गया, ये हमारे पास ईरान आ गया, इराक है, इराक को बॉर्डर करने वाली इराक आ गई, तुर्की आ गया, सीरिया आ गई, देन जॉर्डन आ गया, देन सऊदी अरेबिया आ गया एंड कुवैत आ गया। ठीक है, एंड पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ जो है इसके साथ यहाँ पर है, एंड मेडिटेरेनियन सी है, एंड वाटर बॉडीज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजराइल बिल्कुल पास में ही है। तो आने वाले टाइम में मे बी कोई ऐसा हो सकता है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो अब सिचुएशन बनती है, पैक्ट बनता है, सो इस केस में हमारे पास होता है। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ही, कि कौन सी ऐसी कंट्री थी सबसे पहले जिसने साइन किया था, वो तो सबको याद होता है UAE है। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसको सॉवरेनिटी USA ने ग्रांट की थी इन केस वो अगर साइन कर देते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स।
ठीक है, मेरा सवाल आपसे यही है। तो आज की न्यूज़ यही है। अगर इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो हमारा ऑनगोइंग बैच है, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम विद द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, कि कोई भी इशू होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043 या sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी होती है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।